हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि फॉर्म के अंदर जो हमारी फील्ड्स होती है उसके अंदर हम लोग किस तरह से जो इवेंट्स है वो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि इनपुट इवेंट देख लिया था, चेंज देख लिया था, ब्लर देख लिया था, फोकस देख लिया था और सबमिट भी किस तरह से हम लोग फॉर्म को करवा सकते हैं वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा हमने जो पहले वीडियो में जो इवेंट्स वाला वीडियो था उसके अंदर देखा था की प्रेस की वो वाली इवेंट्स भी आप फील्ड्स के अंदर डाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चेंज इनपुट और ब्लर वो सब किया था वही डाल सकते हो। आप की प्रेस भी करवा सकते हो, की अप भी करवा सकते हो, लेकिन आपको पहले वो ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि भाई एक एक कैरेक्टर्स जैसे ही आप राइट डाउन करने जा रहे हो, इनपुट डालने जा रहे हो, तुरंत आपको कुछ आउटपुट या कुछ इवेंट करवाना है तो आप उस हिसाब से इवेंट ले लीजिए। आपको पूरी की पूरी वैल्यू जब वो टेक्स्ट फील्ड में लिख दे तब जाके आपको वो वैल्यू गेट करवानी है या फिर उसका वैलिडेशन करवाना है तो फिर आप ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हो। फोकस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो कि अगर आपको वैलिडेशन करना है तो फॉर्म जब सबमिट होता है तब आपको पता चले कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो फिलअप नहीं की गई है फील्ड के अंदर, तो तुरंत वहां पे जाके आप फोकस इवेंट वहां पे सेट करवा सकते हो ताकि आपका जो कर्सर है वो वहां पे ब्लिंक करेगा उस फील्ड के ऊपर। तो ऐसे केसेस में आप फोकस इवेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो सारी इवेंट्स जो है उसको वहां पे हैंडल कर सकते हो और लिख सकते हो। चलिए, अब आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस बेस पे होने वाला है कि जो हमने इवेंट्स पढ़ी, ठीक है, अब वो इवेंट्स के अंदर क्या होगा कि कुछ वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे आपकी एक साथ मल्टीपल इवेंट्स फायर हो रही है। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ऐसा मान लो कि आपके पास एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर आपने बटन रखा है सबमिट वाला। अब होगा क्या, जब आपको फॉर्म सबमिट करना है तो आपने जो फील्ड्स में वैल्यू डाली है उसको वैलिडेट भी करना है। अगर उसमें कोई भी एक फील्ड इनकरेक्ट है या वैल्यू ढंग से नहीं डाली है, फॉर्मेट के हिसाब से नहीं डाली है या फिर ब्लैंक डाली है तो फिर वो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो जब आपने इनपुट टाइप सबमिट लिखा है तो होगा क्या, वो फॉर्म सीधा सबमिट हो जाएगा और आपका जो वैलिडेशन करने का जो पर्पस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिलमेंट होगा नहीं आपका। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप कि आपके एक ही साथ दो इवेंट जो है वो फायर हो रही है, फॉर्म सबमिट भी हो रहा है और सबमिट बटन है तो बटन वाली भी क्लिक इवेंट फायर हो रही है, दोनों इवेंट एक साथ फायर हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप करेंगे क्या। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि जो इवेंट्स हमारी होती है जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स फायर हो रही है उसको प्रिवेंट कैसे करें। मतलब हम लोग स्टॉप कैसे करें बाकी की इवेंट्स को और जो हमें चाहिए वही इवेंट वो एग्जीक्यूट करे। तो वो इवेंट हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट का मतलब कैसे स्टॉप करेंगे बाकी की इवेंट्स को, हैंडल कैसे करेंगे जब मल्टीपल इवेंट्स आपकी एक ही साथ में कॉल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं और ये वीडियो होगा कैसे हम लोग इवेंट जो होती है हमारी उसको प्रिवेंट करेंगे। तो अब बाकी का जो हमारा प्रीवियस ये चीज थी उसको हम लोग कमेंट कर देंगे, अभी के लिए कुछ जरूरत अभी है नहीं फिलहाल हमारी। अब चलेंगे यहाँ पे, उसके लिए एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिवेंट करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे सिनारियो। अब ये जो टॉपिक है प्रिवेंट कैसे करना है उसके पहले मैं यहाँ पे ही एक दो टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ और बताता हूँ नॉलेज के लिए। सिर्फ दो टॉपिक है, आ जाएंगे आपको फटाफट। एक होता है आपका इवेंट बबलिंग, एक हो गया आपका इवेंट बबलिंग और दूसरा हो गया आपका इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है, अब देखिए जो इवेंट बबलिंग है और जो इवेंट कैप्चरिंग है वो कोई चीज नहीं है, कोई इवेंट का फंक्शन नहीं है। जो प्रोसेस होती है हमारे HTML एलिमेंट्स के ऊपर जहां पे हम लोग उस पे इवेंट्स जो स्पेसिफाई करवाते हैं उसको इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग कहते हैं, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये जो इवेंट बबलिंग है, इवेंट कैप्चरिंग है, वो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस जो इवेंट्स हम लोग करते हैं HTML के अंदर उस टाइप की जो प्रोसेस है, जो इवेंट्स अभी मैं करके बताऊंगा उन वो जो प्रोसेस होती है उसको बबलिंग या कैप्चरिंग हम लोग कहते हैं। अब पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे फिर हम लोग ये जो प्रिवेंट करना है उसको हम लोग जानेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे,
अब हमने जो HTML स्ट्रक्चर देखा है अब तक, उसमें एक चीज कॉमन होती है क्या, कि वो पेरेंट चाइल्ड पे जाता है, जबकि हमारा जो बॉडी टैग होता है जो वो होता है पेरेंट। फिर बॉडी के अंदर हम जो भी लिखे वो सब आएगा। तो हमारा ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक div लिया था, div के अंदर हमने h2 टैग लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक div ले लेता हूं मैं, और अब उस div में एक नाम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि मेन div हमारा। ये तो मेन div हमारा यहाँ पे हो गया है, तो ये मेन div आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पीड टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ का हमारा यहाँ पे टैग होगा, उसको ले लेते हैं और उसको भी एक आईडी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे मेन पैराग्राफ। दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पे इस तरह से हमने कंटेंट छोटा सा लिख दिया है। अब इसके अंदर ही हम लोग एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे बटन का आईडी कुछ दे देंगे हम लोग क्लिक, और यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग बटन का क्लिक हियर, और बटन टैग जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश कर देंगे फिलहाल के लिए हम लोग, तो यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ और क्लिक हियर। अब इंस्पेक्ट करेंगे इस चीज को, और मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रक्चर हमारा HTML में बना है इंस्पेक्ट के अंदर किस तरह से वो दिखता है। तो ये देखिए, हमारा बॉडी टैग है, उसके अंदर एक div है, div के अंदर एक h2 टैग है, फिर एक div आता है, और div के अंदर एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर एक बटन है यहाँ पे आ रहा है। चलिए, अब हम चलते हैं सबसे पहले इवेंट्स के ऊपर। ओके, अब हम सबसे पहले चलेंगे हमारी इवेंट्स के ऊपर। ये जो मेन div है, इसका भी एक आईडी हम लोग दे देते हैं पेरेंट div करके। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पेरेंट ऑब्जेक्ट करके। अब उसमें मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे नाम उसका दे देंगे पेरेंट div। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नाम वही है, कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि कोई मिस्टेक हमारी ना हो। अब ये जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उस पे हम लोग क्लिक इवेंट डालेंगे, तो ऐड इवेंट लिस्टर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्लिक डाल दिया। अब फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब मैं कंसोल यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट div कॉलिंग। ओके, यहाँ पे ये चीज हमारी हो गई। अब सेम तरीका हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, एक और div का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा हमारा मेन div। ओके, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे मेन div का, ये भी हो गया हमारा, और यहाँ पे मेन div, और यहाँ पे हम लोग करेंगे मेन div कॉल, तो ये भी हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे चलेंगे, पैराग्राफ का भी एक ऑब्जेक्ट बना देंगे हम लोग यहाँ पे। पैराग्राफ का हमने आईडी का कहाँ दिया था, मेन पैराग्राफ, ये था हमारा आईडी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको डाल देंगे मेन पैराग्राफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे मेन पैराग्राफ हमारा यहाँ पे कॉल होगा। वापस चलेंगे, यहाँ पे बटन जो है उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक जो है आईडी उसका लेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा बटन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बटन कॉलिंग लिख देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और कंसोल में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो ये बटन है क्लिक हियर वाला, मैं उस पर क्लिक करता हूँ अभी के लिए। तो अब देखिए कंसोल के अंदर आपको आउटपुट दिखता होगा, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो अब कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, बटन कॉलिंग हमारा यहाँ पे आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। फिर उसके बाद आ रहा है मेन पैराग्राफ कॉलिंग जो कि हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे मेन div कॉलिंग आ रहा है जो कि हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और फिर आता है हमारा पेरेंट div कॉलिंग, तो ये भी पार्ट हमारा हो गया।
अब ये कैसे एग्जीक्यूशन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हुआ क्या, मैंने क्लिक कहाँ पे किया था, सिर्फ बटन पे, समझ गए, मैंने सिर्फ बटन पे क्लिक किया था, लेकिन यहाँ पे हमने ये सारी इवेंट्स दे दी थी ऑलरेडी। पैराग्राफ जो हमारा मेन डिव था उस पे उसकी क्लिक इवेंट दी थी, मेन डिव था उस पे क्लिक इवेंट दे दी थी, मेन पैराग्राफ था उस पे भी हमने क्लिक इवेंट दे दी थी और बटन पे भी थी। लेकिन जो क्लिक था वो सिर्फ मैंने बटन पे किया है, बाकी कहीं पे तो क्लिक किया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो पहले बटन कॉलिंग यहाँ पे कॉल हो गया, फिर उसके बाद मेन पैराग्राफ, फिर मेन डिव और फिर पेरेंट डिव यहाँ पे कॉल हुआ। अब ये कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग HTML स्ट्रक्चर में समझते हैं। हमारा जो बटन है वो किस टैग के अंदर है, उसका पेरेंट कौन सा है, तो पी टैग है। यहाँ पे हम लोग कहे इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो ये देखिए हमारा जो बटन टैग है वो चाइल्ड है किसका, पेरेंट टैग, जो पैराग्राफ है उसका। पैराग्राफ जो है वो उसका पेरेंट हो चुका है। अब पैराग्राफ जो टैग है वो किसका चाइल्ड है, तो बोले मेन डिव का। और जो ये मेन डिव है वो किसका चाइल्ड है, तो यहाँ पे पेरेंट डिव का। तो जब हमने बटन का क्लिक यहाँ पे लिखा था, इवेंट जब लिखी और बटन पे जब क्लिक किया, तो हमने पैराग्राफ की भी क्लिक इवेंट लिखी थी, तो इनडायरेक्टली उसने पेरेंट की भी क्लिक इवेंट को फायर किया। क्योंकि पैराग्राफ है उसके अंदर हमारा बटन है, तो कहीं ना कहीं वो तो पैराग्राफ के अंदर ही क्लिक हुआ ना हमारा। कहीं ना कहीं अगर बटन नहीं होता, अगर मैं पैराग्राफ पे कहीं पे भी क्लिक करता तो वो इवेंट तो फायर करेगा ही करेगा। और हमारा जो बटन है वो पैराग्राफ के अंदर है, तो अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इनडायरेक्टली वो पैराग्राफ पे भी तो क्लिक हुआ। तो उसी वजह से बटन की क्लिक इवेंट तो कॉल हुई, लेकिन उसके पेरेंट की भी क्लिक इवेंट कॉल हो गई। अब पैराग्राफ किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो जब हमने पैराग्राफ पे क्लिक किया है तो इनडायरेक्टली हमने उस डिव पे भी क्लिक कर दिया ना, तो वो डिव इवेंट भी कॉल करेगा, तो डिव की भी कॉलिंग हो गई, क्लिक इवेंट कॉल हो गई। अब जब मेन डिव है वो पेरेंट डिव के अंदर है, उसका चाइल्ड है वो। तो जब हमने ये मेन डिव के किसी भी कंटेंट में अंदर जाके क्लिक किया है, तो इनडायरेक्टली वो इसी डिव की इवेंट हो गई ना, तो वो भी तो कॉल होगी। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, या फिर मैं एंकर टैग ले लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ मेरा, कि माई लिंक करके मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंकर टैग जो है उसको क्लोज कर देता हूँ, क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे क्लिक लिंक, general.js में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, हम जो हमारा एंकर टैग है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रख दिया हमने यहाँ पे, और माय लिंक उसका आईडी था हमने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंकर कॉलिंग। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारी लिंक यहाँ पे आ गई। अब कॉल किया, अब देखो एंकर पे, इस एंकर टैग की लिंक पे मैंने कॉल किया है, तो हमारा देखो एंकर कॉलिंग आया, उसकी इवेंट कॉल हुई, फिर सीधा मेन डिव हो गया और फिर सीधा पेरेंट हुआ। समझ में आ गया कि जो एंकर है, जो ए टैग है वो किसका चाइल्ड है, अब सीधा इस मेन डिव का चाइल्ड है। अब ये सीधा इस डिव का चाइल्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे जब क्लिक किया तो इनडायरेक्टली हमने इस डिव पे क्लिक किया, तो उसकी भी इवेंट कॉल हो गई। और ये जो डिव है ये चाइल्ड है हमारे पेरेंट डिव का, तो हमारे जो पेरेंट डिव है उस पर भी इनडायरेक्टली क्लिक हो गई। तो हमारी जो क्लिक इवेंट्स हमने लिखी हुई है वो तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा, सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हमारे पेरेंट डिव की जो क्लिक इवेंट है उसको मैंने कमेंट कर दिया है, तो अब क्या होगा, वो कॉल नहीं होगा, मेन डिव तक ही रहेगा हमारा। तो जब आपने बहुत सारे इवेंट्स को डिफाइन किया है, जितने भी पेरेंट डिव है या पेरेंट एलिमेंट्स है, आपने उनकी भी इवेंट डिफाइन की है, आपने उनके चाइल्ड की भी इवेंट डिफाइन की है, तो क्या होगा कि जब आप किसी चाइल्ड पे क्लिक करोगे तो वो चाइल्ड टू पेरेंट वो एग्जीक्यूशन होता जाएगा। इस चीज को बोलते हैं इवेंट बबलिंग। ध्यान रहे, इवेंट बबलिंग में होगा क्या कि आपका जो कॉलिंग पीरियड है, मतलब कॉलिंग जो डायरेक्शन है वो चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट आपका जाएगा। याद रहे ये चीज, ये होगी आपकी इवेंट बबलिंग। अब देखो फंक्शन कोई नहीं है बबलिंग का, ऐसा कोई फंक्शन देखा आपने कहीं पे भी मैंने लिखा हुआ,
सिर्फ एड इवेंट लिसनर जो हमारी इवेंट्स हमने पढ़ी थी वही हमने लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो कंसोल में आपको एग्जीक्यूशन दिख रहा है वो देखो चाइल्ड से पेरेंट है। तो ध्यान रहे जो इवेंट बबलिंग जो है वो कोई फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है। जो भी आपके एलिमेंट्स चाइल्ड टू पेरेंट एग्जीक्यूशन होते हैं, एग्जीक्यूशन जो होता है उस चीज को, उस सीक्वेंस को कहते हैं इवेंट बबलिंग। ओके, तो ये हो गया आपका इवेंट बबलिंग का पार्ट। अब बात आती है इवेंट कैप्चरिंग कैसे काम करता है, या किसी भी इवेंट को आप कैप्चर कैसे करोगे, किस तरह से वो काम करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इवेंट कैप्चरिंग जो है वो कैसे यहाँ पे काम करेगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ जब हमारी इवेंट स्टार्ट हुई थी और मैंने बोला था कि ऐड इवेंट लिसनर का जो मेथड है, जो वीडियो था हमने उसमें मैंने बोला था कि दो पैरामीटर आपके होते हैं, एक तो आपकी इवेंट का नाम और दूसरा आपका कोई भी फंक्शन, या एनोनिमस फंक्शन हो या कोई लॉजिक हो, अलर्ट आपने करवाया हो, जो भी हो, वो दूसरा पैरामीटर है। लेकिन एक तीसरा पैरामीटर आता है जो कि मैंने कहा था कि ट्रू या फॉल्स आप उसको सेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे बात आ जाती है इवेंट कैप्चरिंग पे कि यार ये वर्क कैसे करेगा, कैप्चरिंग कैसे करेंगे हम लोग। अब होता क्या है, जो हमारा इवेंट बबलिंग है उसको वैसे के वैसे रखते हैं हम लोग, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। लेकिन इवेंट कैप्चरिंग के लिए अब उसमें मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मतलब ये कि इवेंट कैप्चरिंग में क्या होगा, मान लो कि हमने बटन पे क्लिक किया था जब बबलिंग हो रहा था, क्लिक हियर हमने क्लिक किया तो बटन कॉलिंग हुआ, मेन पैराग्राफ कॉलिंग हुआ, फिर मेन डिव कॉलिंग हुआ। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारा पेरेंट वाला जो है वो भी आ जाए, जो हमने कमेंट हटा दी थी। चलिए, तो ये देख लिया इवेंट बबलिंग में चाइल्ड टू पेरेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब मान लीजिए कि मुझे ये चीज करनी है कि जो मेरा मेन डिव है वो तो कब कॉल होगा, जब मेरा पैराग्राफ कॉल होगा, पैराग्राफ की जो इवेंट है वो कॉल होगी तब जाके मेरा वो कॉल होने वाला है, तब तक तो कॉल होगा नहीं। तो मैं ये चीज करता हूँ कि जो हमारा ये मेन डिव वाला इवेंट है, मेन डिव की जो क्लिक इवेंट है उस पे मैं पैरामीटर ट्रू पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रू पास कर दिया। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहाँ क्लिक हियर जो बटन है उस पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक किया तो अब क्या होता है देखिए, मेन डिव कॉलिंग, बटन कॉलिंग, फिर मेन पैराग्राफ कॉलिंग और फिर पेरेंट डिव कॉलिंग आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वापस ट्रू हटा देता हूँ, इसको नए टैब में ओपन कर देंगे हम लोग। ये भी हो गया हमारा काम, और इसको एग्जीक्यूट भी एक बार करवा देते हैं। कंसोल के अंदर आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे क्लिक हियर करा है हमने, तो ये चीज हो गई हमारी। यहाँ पे ये ट्रू वापस जैसा था वैसा हमने कर दिया। यहाँ पे गए, अब देखो ये वाला जो टैब है आप पहले जो देख रहे हो वो है हमारा कैप्चरिंग। जब मैंने ट्रू लिखा है मेन डिव की इवेंट के तीसरे पैरामीटर में ट्रू लिखा है। ये वाला जो टैब देख रहे हो वो ये है कि जब मैंने ट्रू नहीं लिखा है और ये इवेंट बबलिंग चल रहा है। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो बटन खुद कॉल हुआ, उसकी क्लिक इवेंट, फिर उसका पेरेंट पैराग्राफ, फिर उसका पेरेंट डिव, मेन डिव और उसका पेरेंट पेरेंट डिव जो कि हमारा डिव था मेन डिव, तो वो कॉल हो गया। अब आते हैं कैप्चरिंग पे। जब मैंने मेन डिव में थर्ड पैरामीटर ट्रू को पास कर दिया तो वो हो गया मेन डिव कॉलिंग उसने पहले किया। मतलब क्या हुआ, चाइल्ड था बटन किसका, पैराग्राफ का, पैराग्राफ किसका चाइल्ड था, मेन डिव का। तो जब मैंने मेन डिव को ट्रू सेट कर दिया है ना, तो जैसे ही हम लोग किसी भी चिल्ड्रन पे क्लिक करेंगे, चाहे वो चाइल्ड का भी चाइल्ड हो या फिर कोई भी चाइल्ड हो, जब भी हम क्लिक करेंगे तो जिसको भी हमने ट्रू दिया है उसको प्रायोरिटी पहले देगा। तो यहाँ पे उसने मेन डिव को पहले प्रायोरिटी दी और फिर खुद की बटन कॉलिंग की इवेंट को कॉल किया, और फिर रेस्ट ऑफ द जो इवेंट्स थी, बाकी की सारी इवेंट्स वो बबलिंग के फॉर्म में कॉल हुई कि बटन क्लिक हो गया, फिर उसके बाद हमारा पैराग्राफ जो उसका पेरेंट था, और फिर पेरेंट डिव, क्योंकि अब मेन डिव तो पहले ही कॉल हो चुका है तो डायरेक्ट फिर पेरेंट डिव पे बात आएगी। ठीक है, तो ये है कैप्चरिंग। हमने कैप्चर की कि भाई मुझे इस इवेंट को पहले कॉल करना है। जब भी मेरा कोई चाइल्ड क्लिक हो तो मेरा ये पहले होना चाहिए। अब आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आपका ये आएगा कि अभी आपने जो स्टेटमेंट ये दिया थोड़ी देर पहले कि जो भी आप ट्रू पास करोगे उसको प्रायोरिटी में लेगा। मान लीजिए कि हमने 2-3 जगह पे ट्रू पास किया है। चलिए, तो यहाँ पे जो पेरेंट डिव है उस पे भी मैंने ट्रू पास कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने एंकर टैग है, एंकर टैग का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि एंकर टैग में अभी हम लोग करेंगे नहीं।
मान लो कि मैंने बटन पे ही ट्रू पास कर दिया है, अब क्या होगा बताइए। चलिए आप यही क्वेश्चन करोगे कि ट्रू, हमने बटन की इवेंट पे ही ट्रू पास कर दिया है, अब क्या होगा। चलिए उसका भी सॉल्यूशन बता देते हैं। रिफ्रेश करेंगे एक बार हमारा पेज और क्लिक हियर जो है बटन, उस पर मैं क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले क्या आया, पेरेंट डिव। फिर कौन सा आया, मेन डिव। फिर क्या आया, बटन कॉलिंग। और फिर क्या आया, मेन पैराग्राफ कॉलिंग। कंफ्यूजन हुआ कि अब ये हुआ क्या। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट लेना है। इवेंट कैप्चरिंग जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा, याद रहे। लेकिन कब, जब आपने ट्रू पैरामीटर पास किया है तब। मतलब ये कि हमने 3 जगह पे ट्रू पैरामीटर पास किया और क्लिक किया है बटन को। तो बटन चिल्ड्रन है, उसका पैरामीटर तो ट्रू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने प्रायोरिटी ले ली। लेकिन उसने देखा कि जो बटन है वो पेरेंट नहीं है, उसका पेरेंट पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ में ट्रू है नहीं। ट्रू किसका है, मेन डिव का है, तो मुझे पहले वो कॉल करना है, तो ये लाइन में जाएगा। लेकिन वापस प्रोग्रामिंग ने देखा कि यार पेरेंट डिव में भी तो ट्रू है, तो पेरेंट डिव किसका पेरेंट है, तो बोले मेन डिव का। तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। तो मेन डिव जो है वो पेरेंट का चाइल्ड है, तो सबसे पहले ट्रू यहाँ पे पेरेंट में मिलता है, तो मुझे पेरेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो पहले पेरेंट कॉल होगा, फिर उसके बाद उसका चाइल्ड मेन डिव कॉल होगा, फिर बटन का क्लिक जो है वो कॉल होगा, और उसके बाद फिर पैराग्राफ को वो प्रायोरिटी देगा, क्योंकि वापस ये दोनों फिर बबलिंग में चलेंगे। बाकी के जो पेरेंट टू चाइल्ड आए वो कैप्चरिंग हो गया, हमने इवेंट को कैप्चर किया है कि भाई आप पेरेंट टू चाइल्ड चलो, प्रायोरिटी के हिसाब से चलो। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रू पास नहीं किया। अब देखो मैंने पैराग्राफ में भी ट्रू पास कर दिया है, पैराग्राफ में भी जो पैराग्राफ की इवेंट है उसमें भी ट्रू पास किया है। अब रिफ्रेश करके मैं क्लिक करता हूं तो देखिए सबसे पहले पेरेंट डिव कॉल होगा, फिर मेन डिव कॉल हुआ, फिर मेन पैराग्राफ कॉल हुआ, और फिर लास्ट में बटन कॉलिंग। भले ही हमने क्लिक बटन पे किया था, लेकिन वो आखिरी चाइल्ड है सबसे, तो वो सबसे आखिर में होगा, क्योंकि फिर उसके बाद ट्रू है हमने पैराग्राफ की इवेंट पे भी अब डाल दिया है। तो लेकिन वो सबसे पहला पेरेंट पकड़ने जाएगा, जब जहां जहां पे आपने ट्रू लिखा है वहां से वो पेरेंट पकड़ेगा। अब मैं पेरेंट डिव से ट्रू हटा देता तो क्या होगा, रिफ्रेश किया, पेरेंट डिव से मैंने ट्रू हटा दिया है उसकी इवेंट से, तो क्लिक करेंगे तो देखो चाइल्ड कौन सा है, बटन। बटन का पेरेंट कौन, पैराग्राफ। पैराग्राफ पे ट्रू है नहीं, लेकिन उससे पहले डिव कौन सा है, मेन डिव, उसकी इवेंट पे ट्रू है। तो पहले मेन डिव को लेके आओ, फिर पैराग्राफ को लेके आओ, फिर बटन हुआ है उसको लाओ, और फिर लास्ट में पेरेंट डिव, क्योंकि हमने ट्रू हटा दिया तो उसको प्रायोरिटी नहीं देना है, उसको बाद में ही कॉल करना है। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से कैप्चरिंग होती है आपकी जब आप पैरामीटर में ट्रू पास करते हो। अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर में, थर्ड पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं किया, या तो फिर आपने फॉल्स पास किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो बबलिंग के जैसे काम करेगा। मतलब कि वो चाइल्ड टू पेरेंट ही काम करेगा। अगर आपने पैरामीटर नहीं डाला है तो वो फॉल्स ही डिफॉल्ट गिनेगा और इवेंट बबलिंग की प्रोसेस वो फॉलो करेगा। अगर आपने ट्रू पास किया है तो वो कैप्चरिंग की जैसे कॉल करेगा और प्रायोरिटी पेरेंट को देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये है दो कॉन्सेप्ट, इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग। ठीक है, मैंने इसी वीडियो के अंदर उसको कवर कर लिया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि कैसे प्रिवेंट करेंगे। मतलब इतनी सारी इवेंट क्लिक हो गई आपकी, इतनी सारी इवेंट क्लिक हो रही है, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट, हो ही रही है कॉल। अब प्रिवेंट करना है, मतलब जब मैंने बटन पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद मुझे किसी भी इवेंट में नहीं जाना। मुझे ना तो मेन डिव की क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, ना पैराग्राफ की क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, ना मेरे पेरेंट डिव की, किसी को भी नहीं करवाना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब आते हैं उस चीज पे। तो करना क्या है आपको, अब देखिए जो बटन की इवेंट है हमारी, यहाँ पे हमने एनोनिमस फंक्शन हमने एक डाला है, फंक्शन ई कर, फंक्शन करके। अब उसमें मैं ई पैरामीटर को पास करूंगा। ई करके मैंने कुछ पैरामीटर पास कर दिए। अब मैं यहाँ पे ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। अब मैंने इस पे लिख दिया है बटन की क्लिक पे। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। अब मैं सिर्फ बटन पे क्लिक करता हूँ, आउटपुट में देखिए कि क्या हो रहा है। बटन कॉलिंग हो गया, मेन डिव कॉलिंग हो गया, मेन पैराग्राफ कॉलिंग हो गया। ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स से वहां पे चले गए। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपको यहाँ पे लग रही है कि नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं।
अब मैं क्या करता हूँ, जो ट्रू है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसमें भी से भी सारे ट्रू हटा देता हूँ, ये भी हट गया, सब जगह से मैंने ट्रू को हटा दिया। अब करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, मैंने बटन पे क्लिक किया तो देखो खाली बटन कॉलिंग हो गया। अभी ध्यान रहे, जब मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा था तो वो कैप्चरिंग की तरह जा रहा था, लेकिन ट्रू हटा दिया और फिर अब हम लोग रिफ्रेश करके देख रहे तो देखो खाली क्लिक हियर यहाँ पे कॉल हो रहा है बटन का। बाकी की जो इवेंट्स हैं जो बबलिंग में चलती थी पेरेंट टू चाइल्ड टू पेरेंट, वो अभी नहीं चल रही है, सिर्फ ये बटन क्लिक जो है बटन कॉलिंग वो ही हमारा चल रहा है। तो ध्यान रहे, जब आप स्टॉप प्रोपोगेशन, पहले तो बात करते हैं कि स्टॉप प्रोपोगेशन फंक्शन क्या है। तो जो हम लोग इवेंट्स, मल्टीपल हमारी इवेंट्स होती है, उसमें से अगर हमको कोई प्रिवेंट करनी है कि दूसरी इवेंट्स ना कॉल होके, हमने जो इवेंट्स, हमें जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है पहले प्रायोरिटी में, सिर्फ उसी को कॉल करना है, बाकी की सारी इवेंट्स नहीं कॉल होनी चाहिए, तब आप पर्टिकुलर अपने इवेंट्स पे जाके ये वाला फंक्शन डाल सकते हो। अब बात ये आती है कि ये ई क्या है। देखिए, ई जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इवेंट पूरा लिखूं या फिर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखूं मिहिल तो भी चलेगा। अगर मैं मिहिल लिख के यहाँ पे मैं मिहिल डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक हियर करता हूँ, फिर भी वो उतना ही कॉल होगा। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे ई को समझ लेते हैं कि ई ही लिखना है, ऐसा नहीं है, ये एक वेरिएबल है। अब ये जो चीज होती है ना, ये होती है कॉल बैक फंक्शन कि अब वो क्या है, वो एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट जेएस या कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आप जाओगे उसमें ये वर्ड्स बहुत यूज होंगे, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉल बैक फंक्शन कैसे चलता है। तो ये कॉल बैक फंक्शन है। तो वहां पे हमने पैरामीटर में इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किया। ई जो है वो रिफर करता है इवेंट को, क्योंकि हमारा एड इवेंट लिसनर है। एड इवेंट लिसनर जो है उसका एक ऑब्जेक्ट ई के तौर पे हमने वेरिएबल को पास किया कि जो इवेंट है उसको प्रिवेंट करना है। तो ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन मतलब वो कहता है कि ये इवेंट से मुझे स्टॉप करना है, बाकी की इवेंट्स नहीं चलनी चाहिए मेरी, इसी पे स्टॉप हो जानी चाहिए मेरी, बस यही इवेंट वो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। देखो, when dispatched in a tree, invoking this method prevents event from the reaching any objects other than the current object। आपको यहाँ पे एडिटर में भी सजेशन में दिखा रहा है, वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने आसान भाषा में बताया कि वो दूसरी इवेंट्स पर नहीं जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आप एडिटर में जाओ, विजुअल स्टूडियो आप जो भी यूज कर रहे हो वहां पे सजेशन आता है, उसमें भी आप रीड कर सकते हो। तो वहां से आपको वही चीज मिलेगी कि भाई आपको जो करंट ऑब्जेक्ट चल रहा है, करंट इवेंट जो आपकी चल रही है, सिर्फ वहीं पे स्टॉप कर देगा, आगे की इवेंट्स तक वो पहुंचने आपको नहीं देगा। ये काम करता है हमारा स्टॉप प्रोपोगेशन। तो क्लियर हो चुका होगा आपका, यहाँ पे ये होता है आपका कि इवेंट आप किस तरह से प्रिवेंट करवा सकते हो। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि फॉर्म सबमिट भी हो रहा है और उसको वैलिडेट भी करना है, तो आप प्रिवेंट करवा सकते हो वैलिडेशन की इवेंट पे, कि बटन के क्लिक पे वैलिडेशन है तो उस पे स्टॉप प्रोपोगेशन डाल दो, पहले वैलिडेट करवा दो। अगर आपका सब कुछ सक्सेस चल रहा है तो फिर आप उसको रीडायरेक्ट करवा दो, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करने वाले हैं। जो भी हमारा लॉजिक बिल्डिंग की जो प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही है उसमें आएगा वो वीडियोस। तो आप अगर पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि अगर उसमें कोई वीडियो नया आए जो हमारा लॉजिक बिल्डिंग की जो प्लेलिस्ट है तो उसको नोटिफिकेशन उसमें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी ये है आज का वीडियो, अभी का वीडियो जो हमने बताया कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे आपकी इवेंट्स बबलिंग और कैप्चरिंग जो है वो चलती है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।